नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये कहानी राजस्थान की है। भेजने वाले हैं ललित। ललित की ये कहानी साल 2003 की है। ललित नौजवान लड़के थे और वो बिजनेस करना चाहते थे। पापा उनके सरकारी जॉब में थे। नौकरी बस 2 साल और बची हुई थी। रिटायर अब आने वाले थे 2 साल के बाद में। इधर जो ललित थे ना, पूरा प्रोग्राम बना के बैठे थे कि मैं ये बिजनेस करूँगा, और उसमें अपना सब कुछ मन बनाया हुआ था कि पापा रिटायर आते ही जो पैसा मिलेगा उससे अपना हम बिजनेस का काम शुरू कर देंगे। लेकिन पापा जो थे ना, सुलझे हुए व्यक्ति थे। पापा कहते थे कि देख बेटा, अभी तू बाहर निकला नहीं, ना तेरे को कोई ऐसा कोई अनुभव है काम का, तो मैं कहता हूँ कि तू कोई नौकरी कर ले, कुछ सीख ले। काम धाम कैसे किया जाता है, कराया जाता है, ये सब काम का गुर जो है वो होता है ना, उसको सीख। लेकिन ललित डायरेक्ट बिजनेस में आना चाहते थे, लेकिन पापा मानते नहीं थे। आखिरकार पापा एक सिफारिश लगाया एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में। अब ललित को अकाउंट सेक्शन में काम लगवा दिया, और ललित तो जाना नहीं चाहते थे। वो तो बड़ा नौकरी से उनको चिढ़ थी। वो तो सोचते थे कि बस मैं अपना पापा का पैसा आ जाएगा रिटायरमेंट का, इसके बाद मैं अपना एक बड़ा सा शोरूम खोल के बैठ जाऊंगा, मेरा काम चल पड़ेगा। लेकिन पापा कहते थे कि नहीं बेटा, जो भी पैसा मेरा होगा तू डुबो देगा, पहले कुछ साल नौकरी कर और तब तक मैं रिटायर आ जाऊंगा, अब फिर हम दोनों मिल कर के और जो कहेगा काम खोल लेंगे। पापा का कहना भी ठीक था, लेकिन ललित बड़ी दुखी रहते थे पापा के अपने फैसले पर कि आखिर हमको नौकरी करने की ज़रूरत क्या है। इसके बाद अब वो नौकरी पर जाने लगे, अकाउंट के अंदर काम कर रहे थे। उनके सीनियर एक मैडम थी, और 3 महीना ही हुआ था और तब तक 20,000 रुपये का उनके अब अकाउंट में कम पड़ चुका था। घपला नहीं बोल सकते, क्योंकि ललित लेन देन में बड़ा पक्का थे। लेकिन कैसे 20,000 रुपया कम हो गया, ललित को ध्यान ही नहीं आ रहा था। बार बार अपने दिमाग पर जोर डालते, बही खाता जो भी था उसको जांच करते। अब ऐसे किसी व्यक्ति को जो पैसा दे दिया था और लिखना भूल गए थे, वाउचर साइन कराना भूल गए थे। यही चीज़ अब कंपनी को, डायरेक्टर को भी पता चल गया था कि ललित ने 20,000 रुपया कम कर रखा है। इसके बाद तो बहुत ही बदनामी हुई, पापा तक उनकी बात पहुंच गई थी, और आखिरकार पापा ने वो पैसे को अपनी जेब से भरा। इसके बाद जो ललित थे ना, गुस्से में वो नौकरी वैसे ही छुटी हुई थी। अब पापा सिफारिश लगाए कि साहब गलती से इसको अनजाने में ऐसा हुआ, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो चोरी चकारी और गबन नहीं कर सकता, ज़रूर किसी ठेकेदार को पैसा दे करके भूल चुका है, उसे साइन नहीं कराया, वाउचर नहीं भरवाया, यही उसकी गलती है, नया लड़का है, माफ़ कर दीजिए। मालिक डायरेक्टर उसका मान गया था, लेकिन ललित जो थे ना, वो नहीं माने और पापा से अपना लड़ चुके थे कि पापा अब नहीं, मैं चोरी वाला बंदा नहीं हूँ। आज तक मैं ऐसा आपने देखा है कि जो भी खर्चा हो मैं आपसे मांगता हूँ, अपने परिवार से मांगता हूँ, माँ से मांगता हूँ, लेकिन मैंने आज तक 1 रुपये की कोई हेरा फेरी नहीं की। अब मेरी गलती है कि मेरी बड़ी मैडम की गलती है, और वो अपनी गलती मेरे ऊपर डाल रही है। खैर, बात बिगड़ चुकी थी। अब पापा भी नाराज़ हो गए कि जा, जो तेरे को मर्जी है कर। और इसके बाद पापा जो अपनी नौकरी पर जाना था चले गए थे। 2 महीने की छुट्टी आए थे, इसके बाद ये सब खेल हो चुका था।
अब पापा के जाने के बाद अब जो ललित थे ना, बड़े उदास रहा करते थे। माँ उनको समझाती थी कि बेटा उदास मत हो, सब कुछ सही हो जाए, तेरे पापा भी मान जाएंगे, अब जो चाहेगा वही होगा। इकलौता बेटा ललित थे उस घर में। 3 बहनों के बाद ललित पैदा हुए थे। माँ बहुत ध्यान रखती थी और एक तरह से दुलारे भी तो थे सभी के उस घर में। अब उनके चेहरे पर जरा भी सिकन हो जाती थी ना, तो माँ चिंता में डूब जाती, आ जाती, क्या हुआ ललित बेटा, क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक है ना? ललित कहते, हाँ माँ, तबीयत मेरी ठीक है। लेकिन उस घटना के बाद ललित का जो मन था उचट गया था। वो सोचने लगे कि मैंने कोई चोरी नहीं की, चकारी नहीं की, ये हुआ कैसे? ज़रूर जो हमारी सीनियर जो वो थी, मेंबर थी अब अकाउंट की सीनियर लेडी, उसी का काम होगा। और इस पर वो अपना अटल रहे कि मैं ऐसा कभी भूल कर नहीं सकता, जो भी पैसा देता हूँ बड़े हिसाब से लिखता हूँ, वाउचर बनाता हूँ, मैं ऐसा भूल कभी कर ही नहीं सकता। आज सारा शक उनके बड़ी मैडम पर ही जा रहा था। इसके बाद पापा तो नाराज होकर के चले गए थे और अपनी बाइक लेकर के ललित अब इधर उधर अपना मन बहलाने को, शांत करने को कोशिश करते रहे और सोच रहे थे मन में कि काश ऐसा कोई मिल जाता, ऐसा मुझे कोई धन दे देता ताकि मुझे पापा से मांगना ही नहीं पड़ता, मैं अपना काम खुद का खोल लेता। इसके बाद वो इधर उधर भटकने लगे, कभी झील के किनारे, कभी किला में, कभी जंगल में जाके बैठ जाते थे। अब ऐसे ही करते थे हर रोज। माँ उनका बहुत चिंता करती थी। जब तक वो घर नहीं पहुँचते थे माँ जगी रहती थी। कभी रात को 9 बजे आ रहे हैं, कभी रात को 10 बजे, कभी 11 बजे। माँ परेशान रहती थी कि बेटा तू इतनी रात को कहाँ रहता है? लेकिन ललित कहते कि माँ मुझे घर में अच्छा नहीं लगता, अब मैं थोड़ा दोस्तों के साथ बाहर में रहता हूँ, दिल बहलता रहता है। माँ उनको जेब खर्चा रोज देती थी कि बेटा ये रख ले जेब खर्ची के लिए। लेकिन ललित जो थे ना, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते थे। हाँ, भूख लगी तो कभी कुछ खा लिया और नहीं तो पैसा उनके जेब में पड़ा रहता था। हाँ, पेट्रोल भरवाना वो तो ज़रूरी था और वो माँ से पेट्रोल के पैसे ज़रूर मांगते थे। माँ भी दिया करती थी, इकलौते बेटे थे। अब इसके बाद ललित को किसी दोस्त ने बताया, ये अपनी कहानी सबको बताते फिरते थे कि भाई पापा नाराज़ हो गए हैं, अब तो लग रहा कि मेरा बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा। इसके बाद किसी दोस्त ने उनको सलाह दिया कि अरे ऐसा भी कई बार मैंने सुना है कि जंगल में, किले में परी घूमती रहती है और उस परी को कोई देख लेता है ना, तो परी से चाहे जो तुम करवा लो, परी उसके बस में हो जाती है। जितना धन चाहिए, दौलत चाहिए, मांग लो उससे, वो सब देने के लिए तैयार हो जाती है। बस उससे प्रेम करना होता है, उसको नाराज़ नहीं करना होता है। किसी दोस्त ने उसके कान में, ललित के कान में भर दिया और ललित इस चीज़ को एकदम दिल में बैठा लिया कि ज़रूर ये मेरा सच्चा मित्र है, इसने बताया है तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई राज तो होगा। इसके बाद जो ललित थे ना, जंगल जंगल, रात रात, किला के अंदर, किला के बाहर, ऐसी जगह पर बैठते जहाँ पर उनको लगता था कि ऐसी जगह पर परी या वो आत्मा जिसके बारे में उनके दोस्त ने बताया था वो नज़र आएगी। 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक वो बैठे रहते थे एकांत में, बाइक खड़ा करके। अब बस इधर उधर देखते रहते कि कोई आत्मा नज़र आ जाए, वो परी नज़र आ जाए तो मैं उसके सामने चला जाऊंगा। सुंदर थे, स्मार्ट थे, पढ़े लिखे थे, कोई कमी नहीं थी, कपड़े भी सही ढंग के पहनते थे, बोलचाल भी बहुत अच्छी थी, तो इम्प्रेशन तो जमा ही सकते थे। लेकिन ना तो परी मिली ना कोई आत्मा मिली। इस बात को लेकर के अब 6 महीना बीत चुका था। आप फिर अपने दोस्त से बोले कि अरे तू तो बोला था कि ऐसा हो जाएगा, परी मिलेगी, आत्मा मिल जाएगी, लेकिन मैं 6 महीने से
हर जगह पर मैं रात रात भर बैठा रहता हूँ, कभी 2 बजे रात घर लौटता हूँ। मुझे तो आज तक ना परी मिली ना कोई आत्मा मिला। तू झूठ बोलता है। तब उनका दोस्त सलाह देने लगा, अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, तू किसी बाबा से जाके मिल, और उसके लिए परी को बुलाने के लिए मंत्र होता है। जब तक मंत्र को जानेगा नहीं, उसको सिद्ध नहीं कर लेगा, और तब तक तेरे पास में परी कैसे आ सकती है। अब उसका दोस्त ने सफाई देना शुरू किया। अब एक नया खेला आ चुका था ललित के पास। अब वो पूछने लगी, अरे बाबा कहाँ मिलेगा भाई, वो तो बता दे, कौन से बाबा के पास में जाऊं। दोस्त वो जो भी था अब ललित से झूठ ही बोल रहा था। जो मन में आता था अब वो ऐसा बोल देता था, क्योंकि ललित उस पर खर्च भी करता था। अगर ललित को सही कुछ ऐसा कुछ नहीं बताता तो ललित शायद उस पर खर्चा भी ना करे, और वो अपना उल्लू सीधा किए जा रहा था। दोस्त ने सलाह दिया कि तू भाई शमशान में जाया कर, शमशान में बाबा लोग मिलते हैं रात को, अघोरी बाबा, और उनसे जाकर मिल, उनके अब साथ में रह, वो तुझे मंत्र देंगे, तब जाकर के ऐसा संभव हो सकता था। ललित कहने लगे, भाई अगर तू इसे इतना जानता है तो तू क्यों नहीं कर लिया, तू अभी गरीब क्यों है, तू मेरे पीछे पीछे क्यों घूमता रहता है। तब उनका दोस्त कहने लगा, भाई मेरे में वो हिम्मत नहीं है, जो तेरे में हिम्मत है ना वो मेरे पास नहीं है। मैं तो परी छोड़, मैं किसी को रात में देख लूँ तो मेरा दिल धड़कने लगता है कि कोई पिशाचनी, कोई पिशाच आ चुका है। भाई मैं नहीं कर सकता है, मैं तेरे में वो हिम्मत देखा हूँ, तू इस चीज़ को कर सकता है। अब ललित जो थे उसकी बातों में आ जाते थे। इसके बाद वो शमशान में जाने लगे। रात के टाइम कई तो शमशान में कोई होता नहीं था, भटकते रहते, कभी इस शमशान कभी उस शमशान, एक तरह से हर तरफ शमशान में घूम लेते थे। कहीं पर कोई बाबा मिल जाता था लेकिन ललित को भगा देता था। जब ललित उसके पास जाते थे कि बाबा हम आपका सेवा करेंगे, आप मुझे परी वाला या आत्मा वाला मंत्र बता दीजिए, अब बाबा नाराज हो जाते थे, वो दौड़ा देते थे, भाग यहाँ से गधा कहीं का, ऐसा मंत्र कोई नहीं होता है। इसके बाद ललित परेशान रहने लगे कि अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं। फिर अपने दोस्त के पास में आए, कहने लगे, अरे जो तू बाबा के बारे में बात कर रहा है, मैं तो सारे शमशान के अंदर घूम आया हूँ, एक आध बाबा मिले, मैं उनसे जाके अपना दुखड़ा सुनाया तो बाबा ने तो डांट के भगा दिया। दोस्त फिर उनको उल्लू बनाने लगा, अरे ऐसे तो भगाएगा ही, वो बाबा हर रात को थोड़ी मिलते हैं, बाबा अमावस की रात को ही वो दिखाई देते हैं, मिलते हैं, वो पूजा पाठ करते हुए मिलेंगे, और तब उनको पकड़, उनका सेवा भाव कर, और तब जाकर के तेरे पर खुश होंगे, और तब वो मंत्र देंगे। अब नया खेला फिर। ललित अब उसके चक्कर में फंसे हुए थे और फंस गए। अमावस की रात का इंतज़ार करने लगे कि कब अमावस की रात आएगी। माँ से पूछते थे कि अमावस की रात कब आएगी। माँ चौंक जाती थी कि बेटे को ये क्या सनक हो गया, अब तो रात रात भर गायब रहता है, कहाँ जाता है। माँ पूछती रहती, लेकिन ललित कहते थे मैं दोस्त के घर पर था, अब मेरा इस घर में दिल नहीं लगता, मैं दोस्त के घर पर रुकता हूँ। ललित माँ से झूठ बोल देते थे। अब माँ मान जाती, चलो मेरा बेटा सही सलामत तो है, चलो इस घर में नहीं है, अपने दोस्तों के पास तो है, मेरे सामने तो आता है ना, इतना ही मुझे चाहिए। माँ पैसे से मदद करती थी, पेट्रोल के लिए, खाने के लिए, खर्चे के लिए सब कुछ देती रहती थी। एक तरह से ललित के पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी, भगवान का दिया हुआ सब कुछ था उनके घर में। पिता अब बस कुछ टाइम के बाद रिटायर आने वाले थे, इसके बाद तो पैसे की बरसाती होनी थी। ऐसी आस में बैठे थे, अगर वो झगड़ा नहीं होता अकाउंट सेक्शन में और वो पैसे का 20,000 का गबन नहीं होता, तब तक तो वो वहीं पर काम कर रहे होते। अब ये काम तो ख़त्म था, अब तो ये तांत्रिक के पास भागते जा रहे थे। आखिरकार माँ ने बताया कि बेटा तू अमावस की रात का बार बार जिक्र क्यों कर रहा है। ललित एकदम गोली दे देते थे माँ को कि माँ ऐसे ही पूछा था।
माँ बताई कि फलाने दिन को अमावस्या आता है, हम पूजा करते हैं, तुझे ध्यान नहीं। ललित अब जानकारी ले चुके थे और उस रात को इंतजार करने लगे। अब शमशान भी जाना था आधी रात के वक्त में। और ललित अपनी बाइक स्टार्ट करके जो रात आ गई थी अमावस की रात, अब शमशान में वो चल पड़े थे। 11 बजे रात को शमशान में जा कर के वो खड़े हो गए। बाइक अपना बिल्कुल साइड में लगा कर एक तरह से छुपा दिया था, क्योंकि उनका दोस्त ने बोला था कि वहाँ पर जब तक बाबा ना आ जाए और तब तक तुम उनके सामने मत जाना। अगर बाबा ने तुझे देख लिया शमशान में तो समझ ले तेरे सामने बिल्कुल नहीं आएंगे। अब जो उनका दोस्त था अब मन गढ़ंत बातें बोल करके ललित को उल्लू बनाया जा रहा था, और ललित बनी रहे थे अभी तक। ऐसा ही उन्होंने किया। बाइक अपना बिल्कुल झाड़ियों में छिपा रखा था और खुद भी एक पेड़ के पीछे जा कर के छिप गए थे। 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। रात बड़ी अंधेरी थी, हर तरफ बिल्कुल अंधेरा पसरा हुआ था और वो सुनसान एरिया था शमशान, जहाँ पर रात के वक़्त में बिल्कुल कोई नहीं था और ना तो कोई मुर्दा रात को जल रहा था। अब था ही नहीं तो जलेगा कहाँ से। और शमशान बहुत सारे थे, तो हो सकता है इस शमशान में, ये दूर था, जंगल एरिया में था, यहाँ लोग नहीं आते होंगे, पहले आते होंगे। अब ललित अपने मन में हिसाब लगा लगा करके बैठे कि कितना बज गया, टाइम कितना हो गया, अब बाबा कितने बजे दिखेंगे। और 12 बज चुका था। 12 से ऊपर घड़ी अब दौड़ रही थी। जितनी तेज घड़ी का सेकंड का कांटा दौड़ता था, अब वो निगाह शमशान के गेट पर लगा रखे थे। और शमशान कोई ज़्यादा विशेष बड़ा नहीं था और शमशान को देख भी रहे थे। वहाँ एक लाइट जल रही थी, ट्यूब लाइट कभी जलती थी, कभी लुब लुब करके बंद हो जाती थी। अब इतना रोशनी तो था कि उसके अंदर में कोई आता है तो पता तो जरूर चल जाएगा। 12:30 हो चुका, लेकिन कोई नहीं आया। 1 बजने वाला था और तब लगा कि अरे कहीं हम गलत शमशान में तो नहीं आ गए, कहीं और शमशान में हमें जाना चाहिए था। मन उदास हो चुका था कि चलो आज भी बाबा नहीं मिले, अब हमें किसी दूसरे शमशान में चलना चाहिए। इसके बाद वो पेड़ के पीछे छिपे होते हैं और जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उस जगह से, तभी क्या देखते हैं कि रोड के साइड से एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, मखमली कपड़ा, रेशमी कपड़ा जैसा, और चमक रहा है अंधेरे में। कोई लड़की आ रही है शमशान की तरफ में। अब वो सफ़ेद कपड़ा दिखे ना तो सीधा समझ गए, अरे ये तो ऐसा ही मेरे दोस्त ने कहा था, वो जो परियां होती है ना सफ़ेद कपड़े पहन करके आती है, आत्मा जो होती है वो भी सफ़ेद कपड़ा पहनती है। वो बिल्कुल समझ गए कि अरे ये तो वही है जिसकी मैं इंतज़ार में काफ़ी देर तक बैठा रहा, लेकिन यहाँ तो बाबा जी पहले आने वाले थे। ये परियां कैसे आ गई इस जगह पर, आत्मा कैसे आ गई। एक तरह से वो खुश हो गए थे कि चलो बाबा नहीं सही, अब आत्मा ही मिल गई है, अब इसी को हम पीछा करते हैं, इसी को पकड़ते हैं और फिर अपने बारे में बताते हैं, ज़रूर ये मेरे से इम्प्रेस हो जाएगी। शकल सूरत अच्छी थी, ललित को कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा था अपने ऊपर में। आज जब वो नज़दीक आई ना तो सही में उसका चेहरा दमक रहा था, अंधेरी रात में भी चमक रहा था। बड़ी सुंदर और लंबी सी लड़की थी, सफ़ेद कपड़ा उस पर तो फब रहा था। और जब वो शमशान के गेट के पास आई ना तो जो ट्यूबलाइट लुपलुपा रही थी ना वो लुपलुपाना बंद कर दिया। अब डायरेक्ट ट्यूबलाइट की रोशनी तेज हो गई थी। और जब वो रोशनी उसके चेहरे पे पड़ी ना तो चेहरा और चमकने लगा और इतनी सुंदर थी कि देख करके ललित मोहित हो चुके थे और सोचने लगे कि अरे वाह, ये परी इतनी सुंदर होती है, आत्मा इतनी सुंदर होती है। चलो आज अच्छा मौका है और आज हम परी से
मिल ही लेते हैं, बात करते हैं, इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। क्या पता परी इम्प्रेस हो जाए और फिर मेरा काम सब हो जाएगा। इसके बाद वो पेड़ से जो छिपे होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तब तक वो जो लड़की है ना शमशान के अंदर पहुंच गई थी। एक बेंच था जो बैठने के लिए था, पुराना बेंच सीमेंट का बना हुआ था। उस पर जा कर के वो बैठ चुकी थी। जिधर चिता जलता था ना वहाँ पर शेड बना हुआ था ऊपर में, और उस जगह भी अब बल्ब लगा हुआ था, पीली रोशनी वहाँ की थी, और उधर ही उस बल्ब की तरह वो घूर रही थी। ललित अब अपनी जगह से निकल कर के शमशान के अंदर धीरे 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 बिना आवाज़ किए और उस लड़की के पास पहुंच गए थे। बेंच, जिस बेंच पर बैठी थी सीमेंट की बेंच पर, उसके पीछे जा कर के खड़े हो गए। थोड़ा दूरी अभी था और लड़की अपने ध्यान में मग्न थी। वो बल्ब जो लगा था ना शमशान के वो टीन सेट के नीचे में, वो उसको घूर रही थी, और बाहर का ट्यूबलाइट की रोशनी अब बिल्कुल तेज हो चुका था। अब उसका जो दूधिया प्रकाश था ना उस लड़की के चेहरे पर अब गिर रहा था, और चेहरा उसका वाकई चमक रहा था। कई पल तक तो ललित पीछे खड़े सोचते रहे कि अब मैं क्या करूं, कैसे इससे बात करूं, शुरुआत कहाँ से करूं। हिम्मत कभी होता था, कभी हिम्मत टूट जाता था, ऐसा ही सिचुएशन था। अब मन में एक हिचक भी थी, लेकिन जिस काम के लिए आए थे अब वो काम तो उनके सामने था, जिसके लिए काफ़ी रात तक इधर उधर भागते रहे। अब परी ना आत्मा नहीं मिली थी, लेकिन आज अपने सामने पा कर के वो बहुत खुश थे। और अचानक जो पीछे थे ना वो सामने आ गए। आज जब उस लड़की की नज़र पड़ी ना वो लड़की एकदम हड़बड़ा गई और एक तरह से झटके से बेंच से उठ गई और बड़ी मीठी आवाज़ में बोली, तुम कौन हो, इस जगह पर क्या कर रहे हो। जब ऐसी आवाज़ में बोली ना तो ललित बाबू अब उसके सामने बिल्कुल हाथ जोड़े खड़े थे और कहने लगे कि देखिए घबराइए मत, मेरा नाम ललित है और मैं इस जगह इस कॉलोनी में रहता हूँ। मुझे अंदाज़ा था कि आप शमशान में मिलेंगी, आप परी हैं ना, एक आत्मा है ना, आप अच्छी आत्मा है ना। जब वो लड़की ने ललित की बात सुनी तो एकदम चौंक गई और कहने लगी कि तुम हो कौन और तुम इस जगह पर इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रहे हो, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। अब ललित जो थे अब उसके पास और नज़दीक चले गए, हाथ जोड़े हुए, अब कहने लगे कि देखिए मैं आपके बारे में अपने दोस्त से सुना था कि आप बड़े दयालु हैं और आप सुंदर लड़के से दोस्ती भी करती हैं, तो देखिए ना मैं भी तो सुंदर हूँ, आप मुझे दोस्ती कर लीजिए ना। लड़की हंस पड़ी और कहने लगी, अरे मूर्ख कहीं के, तू निकल जा यहाँ से, नहीं तो खामखा तू मारा जाएगा, मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगी, अभी तेरे पास में वक्त है, अगर तू भाग सकता है तो भाग ले, नहीं तो बाद में मत कहना कि मैं तुझे बताई नहीं। लड़की उसको अब ललित को डरा रही थी कि तू इस जगह से भाग जा, नहीं तो तू मारा जाएगा। लेकिन अब जो ललित था ना उनके दिमाग में अब उस अपने दोस्त ने जो ठूस ठूस के भर दिया था कि लड़की से दोस्ती तो करना ही है। लड़की थोड़ा जिदबाजी करेगी, बहस करेगी, लेकिन आखिर में मान जाएगी, और वो ही ललित अब कर रहे थे। लड़की उनको चेतावनी दे रही थी कि तू भाग जाए यहाँ से, नहीं तो मारा जाएगा। लेकिन ललित जो थे ना अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे, हाथ जोड़े बार बार उस लड़की से कह रहे थे कि देखिए ना मैडम जी, मैं सुंदर नहीं हूँ क्या, पढ़ा लिखा हूँ, स्मार्ट लड़का हूँ, आप मेरे से दोस्ती कर लीजिए, मैं इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ। वो लड़की घूर घूर कर देखती, कभी मुस्कुराती, कभी गुस्सा हो जाती, और ललित को कहती कि तू भाग जाए यहाँ से, नहीं तो वाकई मारा जाएगा, तेरे पास वक्त कम है। और वो ललित जो थे उस जगह से टस से मस नहीं हो रहे थे। आखिरकार लड़की कुछ सुनने की कोशिश करने लगी, जैसे अंदाज़ा लगा रही हो
कि कोई आ रहा है क्या। और तब लड़की बेचैन हो गई और उसको लगा कि अब क्या करें। अब इसके बाद ललित का हाथ पकड़ा और कहने लगे, अरे मूर्ख, बेमौत मारा जाएगा, जल्दी आ मेरे साथ में। वो शमशान का एक कमरा था जिसमें लकड़ी वगैरह का इंतजाम किया जाता था और उसके पीछे खाली जगह थी। और वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की अब ललित का हाथ पकड़ करके उस जगह पर ले आई और कहने लगी, यहाँ से हिलना मत, अगर हिल गया, बाहर निकल गया ना, तो बेमौत मारा जाएगा। अब मैं तुझे मरता हुआ देखना नहीं चाहती। अब तू अपनी ज़िंदगी चाहता है ना, तो इसी जगह पर तू छुपा रहा। जब तक मैं तुझे आवाज़ ना दूं, तब तक इस जगह से बाहर मत आना। और इसके बाद लड़की 2-3 बार चेतावनी दी और कहने लगी कि बस इंतज़ार कर यहीं पर, अगर बाहर निकल गया ना तो मर जाएगा। और इसके बाद चेतावनी दे के लड़की उस जगह से अब चली गई। और इधर जो ललित थे ना, अब लड़की की बात सुनकर के थोड़े खौफ में आ गए थे। जो लड़की ने काफ़ी उनको धमकाया था, खींच करके ऐसे जगह पर ला करके पटक दिया था कि तू इसी जगह पर आ। आखिर बात क्या है, लड़की उनसे दोस्ती क्यों नहीं कर रही है, क्या कमी है मैं ऐसा तो नहीं हूँ ना, खराब तो नहीं हूँ। वो मन ही मन अपने आप को नापने तोलने लगे। और अब उस जगह पर एक आवाज़ सुनाई देने लगी, बहुत भारी आवाज़ थी, जैसे कोई राक्षस चिल्ला रहा हो, जैसे गहरे कुएं से आवाज़ आ रही हो, फटी फटी आवाज़। और वो आवाज़ उसी जगह से आ रही थी जहाँ पर चीता जलता था। लेकिन अब हिम्मत नहीं थी ललित में। जो लड़की थी धमका के गई थी कि इस जगह से बाहर निकला ना तो तू मारा जाएगा। और इसके बाद ललित थोड़े खौफ में आ गए थे। लेकिन वो वहाँ पर चिल्लाहट शुरू थी, जैसे किसी को कोई डांट रहा हो भारी आवाज़ में। और फिर लड़की की आवाज़ आई कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। और इसके बाद वहाँ पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया था और ऐसे ही कम से कम 1 घंटे तक वार्तालाप होता रहा। कभी लड़की बोलती थी और कभी भारी आवाज़ वाला कोई व्यक्ति था। अब ललित तो देख नहीं पा रहे थे, लेकिन आवाज़ सब सुन रहे थे। और इसके बाद वहाँ कई पल तक खामोशी रही। 1.5 घंटा हो चुका था। अब फिर जाने की भारी कदमों की आवाज़ अब आने लगी। और इसके बाद वो जो कदम थे, भारी कदम दूर जाते हुए सुनाई देने लगे। 10 मिनट के बाद में अब वो लड़की उनकी तरफ आ रही थी। और जब उनके नज़दीक पहुंच गई ना, तब आवाज़ दिया कि अरे लड़के, बाहर निकलो। ललित सब आवाज़ सुनी थी। अब समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर जो व्यक्ति आया था, क्या इस लड़की का मालिक था या इसका पति था या फिर पिता था, कौन था। समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खौफ भी था, डर भी था। अब वो लड़की जब आवाज़ दी ना, तब उस जगह से बाहर निकले। लड़की कहने लगी, क्या आओ, मेरे पीछे आओ। अब फिर उसी बेंच पर जा कर के बैठ गई जहाँ पर पहले बैठी हुई थी। और तब वो कहने लगी कि देखो, तुम अपनी मौत को खुद दावत देने के लिए इस जगह पर आ गए थे, और मैं तुम्हें आज नहीं बचाती ना, तो तुम उसका शिकार बन जाते। आवाज़ तो तुमने सुनी होगी ना। ललित कहने लगे, हाँ, बड़ी डरावनी आवाज़ थी। कौन था वो, आपके पापा थे या पति थे। लड़की मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी, ना तो मेरे पापा थे ना मेरे पति, मैं एक तरह से उसके दासी हूँ, उसके बंधन में रहती हूँ। और वो एक शैतान प्रेत है। प्रेत का नाम तो सुना ही होगा। अब ललित को इतनी तो जानकारी नहीं थी, लेकिन हाँ में हाँ मिला दी। और तब वो लड़की कहने लगी कि देखो, तुम इस लफड़े में कैसे पड़ गए, तुम्हें चाहिए क्या, किसके लिए तुम मुझे ढूंढ रहे थे, परी को ढूंढ रहे थे, आत्मा को ढूंढ रहे थे, मतलब क्या है तुम्हारा, किस लिए।
तुम अपनी बात बताओ। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वो लड़की बार बार कह रही थी। अब ललित जो थे सारा दुखड़ा अपना सुना बैठे कि मैं किन किन परेशानियों में हूँ, मेरा पापा मेरे को साथ नहीं देता है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। सारी कहानी एक एक करके उस लड़की को बता दी। लड़की ने सारी कहानी सुन ली। अब फिर ललित से पूछने लगी कि बताओ इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। फिर ललित का मुंह बंद। अब बोले तो क्या बोले कि आप मुझे पैसा दे दो। वो डायरेक्ट तो मांग नहीं सकते थे, जैसे उनके दोस्त ने सिखाया था कि पहले लड़की को पटाना होगा, दोस्ती करना होगा, और इसके बाद लड़की खुद पर खुद तुम पर दया खाने लगेगी और तुम्हें अमीर बनाने लगेगी। आप चुप थे। ललित बोले तो क्या बोले, समझ में नहीं आ रहा था। लड़की बार बार कह रही थी कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, और तुम खोल कर बोलो ना। ललित सोच रहे थे कि मैं बोलूं क्या बोलूं। अब एक तरह से उनका दिमाग खाली हो चुका था, लेकिन अब सोचते हुए उस बात पर पहुंच के करी, मेरे दोस्त ने बोला था कि जब ऐसी बात हो ना तो बोल देना कि हमें दोस्ती करनी है। और वही चीज़ उनको ध्यान आ गई और कहने लगे कि देखिए मैडम, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आप बहुत सुंदर हैं और मैं आपको एक तरह से दोस्त के रूप में पाना चाहता हूँ। जब ये बोले ना तो लड़की बहुत ज़ोर से हंसी, बहुत मीठी आवाज़ थी, और कहने लगी कि अरे पागल, तुम मानव जात हो और मैं एक आत्मा हूँ, अब हमारा तुम्हारा कैसे मिलन हो सकता है? नहीं, ये संभव नहीं है। अब तुम अपने घर जाओ, भाग जाओ यहाँ से। आज तो तुम्हें जिंदा बचा दिया, लेकिन कभी भी तुम इस जगह पर लौट के मत आना, और नहीं तो तुम बचोगे नहीं। आप जो ललित थे ना, बार बार हाथ जोड़ रहे थे कि मैडम जी दोस्ती कर लीजिए ना, दोस्ती कर लीजिए ना। देखिए मैं कितनी रात भटकता रहा, इधर उधर पूरा हवाला देते रहे, लेकिन आज जाके आप मिली हैं तो मुझे निराश मत कीजिए, मैं आपको हमेशा खुश रखूँगा। और वो लड़की बार बार समझाती रही कि तू मानव है और मैं एक आत्मा हूँ, हमारी तुम्हारी मिलन नहीं हो सकती, दोस्ती नहीं हो सकती, तुम अपने घर जाओ। लेकिन ललित अपने जीत पर अड़े हुए थे कि नहीं मैडम, अगर आप मेरे साथ में दोस्ती नहीं करेगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अब ललित जो थे धमकी देने लगे, और इस बात पर अब वो लड़की जो थी गहराई से सोचने लगी कि लड़का ये पूरा पागल ही दिखता है, आइए कहीं ऐसा ना कर ले। दया आ गई, अब फिर वो शांत हो गई। आप फिर कहने लगे चलो मैं तुमसे दोस्ती कर लिया, अब तो खुश हो? ललित बिल्कुल खुश। आप कहने लगे कि अब दोस्ती तो हो चुकी है, अब आप तो अपने घर जाओ, अब तो खुश हो ना? लड़की बार बार करी थी। और तब वो कहने लगे कि दोस्ती ऐसी थोड़ी होती है, दोस्ती में हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, इधर जाएंगे उधर, आप मेरी मोटरसाइकिल पर बैठिए, मैं आपको सैर कराऊंगा, तब ये दोस्ती पक्की होती है। लड़की बड़े ज़ोर से हंसने लगी। आप फिर कहने लगे चलो, कहाँ लेके चलोगे? एक तरह से लड़की अब उनके साथ साथ चल रही थी, मोटरसाइकिल पर बैठ गई पीछे, और जहाँ ललित का दिल करता था रात में बाइक दौड़ाते रहे, कभी किसी गार्डन में जा रहे हैं, कभी अब पानी के तालाब के पास बैठ जा रहे हैं, जहाँ उनका इच्छा, जहाँ दिन में घुमा करते थे, जो जगह उनको मालूम था कि इस जगह पर प्रेमी आके बैठते हैं, दिन में देखा करते थे, और उस जगह पर आकर के अब उस लड़की को बिठाते थे कि आप यहाँ बैठिए। आप फिर वो नीचे ज़मीन पर बैठ कर के लड़की को आंखों में देखते, इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे, जैसा उनको दोस्त ने कहा था। आप फिर वाकई में वो लड़की कहने लगी कि ठीक है भाई, मैं तुमसे इम्प्रेस हो गई, आप बोलो आप क्या चाहिए। लेकिन अभी जो ललित थे ना, वो नहीं चाहते थे कि मैं डायरेक्ट एक ही रात में उस लड़की से धन मांगने लगूं, पैसा मांगने लगूं। ये दोस्ती तो अभी चालू रखना पड़ेगा। और तब कहने लगे कि देखिए, अब आप हर रात हमसे मिलेंगे, और कहाँ आप आएंगी वो जगह बता दीजिए, और इसके बाद हम लोग हर रात घुमा करेंगे। दोस्ती का मतलब यही होता है। लड़की बड़ा सोच में पड़ गई और सोचते हुए कहने लगी
तब ललित बोले कि जब तक आप चाहोगी, मैं तो चाहूँगा कि आप हमारे साथ हमेशा रहिए। लड़की हंसने लगी। वो एक तरह से अब ललित से इम्प्रेस भी हो गई थी कि लड़का कितना दीवाना हो चुका है मेरे प्यार में। इसके बाद उनका मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका था। हर रात में कहीं न कहीं वो लड़की अब ललित से मिलती। ललित बाइक पर बिठा करके ये कभी उस पार्क कभी उस जगह पर, जितनी भी जगह थी जहाँ पर देखे थे कि प्रेमी प्रेमिका बैठते हैं, बात करते हैं, अब उस जगह पर अब जाने लगे उस लड़की के साथ में बाइक पर बिठा करके। घंटों घंटों तक वो लोग बात करते थे। इसके बाद वाकई में वो जो लड़की आत्मा थी अब ललित से एक तरह से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। आप प्यार करने लगी थी ललित को। इसके बाद जिस्मानी ताल्लुकात भी उनका अब हो चुका था। इसके बाद जो ललित है ना, आप समझ गए कि अब जो हमारी गाड़ी है ना बिल्कुल सही पटरी पर चल रही है। अब मौका आ चुका है कि अब सब कुछ बताया जाए कि मुझे क्या चाहिए। इसके बाद में एक रात जब उस जगह पर गए जहाँ लड़की को आना था, आप सोचे कि आज मैं अपनी सारी मनोकामना आज बोल दूंगा उस लड़की से, और वो ज़रूर उस मनोकामना को पूरा करने की कोशिश करेगी। इसके बाद तय वक्त पर आधी रात को लड़की उस जगह पर आई। उदास बैठ गए थे ललित, सोच में डूबे हुए थे। लड़की आई, उनको देखकर कहने लगी, क्या हुआ ललित, आज उदास क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर मैं परेशानी देख रही हूँ। तब ललित को लगा कि यही अच्छा मौका है, अब बताया जाए। इसके बाद ललित सारा दुखड़ा बताने लगे कि देखिए, मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, अब पापा मेरा साथ नहीं दे रहे। अगर आपके पास में कुछ धन है, कुछ दौलत है, कुछ रुपया है, तो आप ये काम मेरे लिए कर दीजिए। लड़की अब ललित की बात सुन कर के सोच में डूब गई। वो कहने लगी कि देखो, मेरे पास तो ऐसा कोई धन नहीं है, लेकिन तुम जब कह रहे हो तो मैं ज़रूर कुछ सोचती हूँ। इसके बाद वो लड़की ध्यान में डूब गई, सोचने लगी। इसके बाद जब दोबारा ललित से बोलने लगी कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए तुम्हारा काम स्टार्ट करने के लिए, ललित अपना एस्टिमेट बता दिए कि हमें इतने लाख रुपए चाहिए। लड़की कहने लगी, देखो पैसा तो मैं ला के दे दूंगी, लेकिन वो रिटर्न कब करोगे? ललित अब देखने लगे उस लड़की की तरफ। अब उनको तो अपना काम निकालना था कि कैसे भी लड़की धन दौलत दे दे, इसके बाद देखा जाएगा। वो कहने लगे कि जब हमारा काम स्टेबल हो जाएगा, कमाई हम करने लगेंगे, और जो भी पैसा होगा हम आपको रिटर्न कर देंगे। तब लड़की कहने लगी, देखो धोखा देने की तुम कोशिश तो बिल्कुल मत करना। जो जितने पैसे चाहिए मैं ज़रूर तुम्हें ला करके दूंगी, लेकिन एक कर्जे के रूप में। ये नहीं कि उस पैसे को तुम हजम कर जाओगे, ये तो सोचना भी मत। हमारा तुम्हारा प्यार और अलग चीज़ है, लेकिन धन दौलत है ना मेरे पास में नहीं है, मैं कहीं से उधार लेकर के आऊँगी, और तय वक्त पर वो रकम लौटानी पड़ेगी। इसके बाद ललित मान गए कि हाँ जी, बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद उस लड़की ने अब पैसे का इंतज़ाम भी किया, और उनका प्रेम का सिलसिला भी चलता रहा। पैसे आने के बाद ललित बहुत खुश। इसके बाद अपना सपनों का उड़ान भरने लगे। जो वो शोरूम बनाना चाहते थे, ज़मीन खरीदी, शोरूम का काम स्टार्ट हो गया। घर में और गांव में गली में सब कोई हैरान था। उनका वो दोस्त जो था, उनको जो ये सब बातें बताया था, वो भी अब चौंक गया कि आखिर ललित रातों रात अमीर कैसे बन गया, राज क्या है। अब चापलूसी तो करता ही था वो ललित का। ललित से पूछने लगा कि अरे ललित भैया, ये रातों रात कैसे अमीर बन गए, कहाँ से पैसा आया, आपके पिताजी मान गए क्या? तब ललित कहने लगे, अरे भाई, तेरी वजह से तो हुआ है, तूने ही तो बताया था कि शमशान में जाकर वहाँ परी मिलती है, तो एक परी मुझे मिल चुकी है, और उसी के
दया दृष्टि से सब कुछ हो रहा है। अब वो जो लड़का था ना, उसका लगा कि बेहोश होकर कहीं गिर ना जाए। अब ललित उसको संभाले, हुआ क्या भाई? और तब वो डर के कहने लगा कि भाई अब मुझे तुम माफ़ कर देना। और देखो, ये सारी बात मैंने कहीं सुनी थी, अब मुझे इस पर यकीन नहीं था। सुनी सुनाई बात थी कि परियां आती हैं, लड़के को इम्प्रेस करती है, लेकिन मैं आज तक ऐसा कभी मैं अपनी आंखों से देखा नहीं, ना जानता हूँ। ये बात मैं किसी से सुनी थी, अब मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा भी होता है। भाई ये तो तूने गजब कर लिया, कैसे हो क्या सब? ललित सब बताने लगे। वो लड़का एकदम हैरत में था, लेकिन अब जो सच्चाई थी ललित सब कुछ बता दिए थे। लड़का भी उनका चापलूसी अभी भी कर रहा था। ललित के काम में हाथ बटाता था दिन में, जो ललित शोरूम बनाते थे उसमें वो काम भी कर रहा था, ललित के साथ लगा हुआ था। इसके बाद समय निकाल करके ललित रात को उस लड़की से मिलने भी जाते, प्रेम करते थे उससे, और वो भी प्रेम करती थी। और वो पूछती थी कि अब कितना काम हो गया, कब से स्टार्ट होगा। अब टाइम तो लगता है। अब 3-4 महीने के बाद में अब उनका एक तरह से शोरूम खड़ा हो चुका था। शोरूम का उद्घाटन भी हुआ। अब ललित चाहते थे कि वो लड़की जा चल करके और उनका उद्घाटन करे, लेकिन लड़की ने मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं किसी के सामने नहीं आ सकती, मैं तुम्हारे सामने आ गई वही काफ़ी है। हम मनुष्य से दूर रहते हैं, हम उनके नज़दीक नहीं जाते। अब तुम्हारी बात अलग है। इसके बाद लड़की ने साफ मना कर दिया कि जो करना है आप करो, जो मुझे करना था मैंने करके दे दिया। हाँ, प्रेम मैं तुमसे करती रहूँगी और वो जारी रहेगा। इसके बाद अब अपनी माँ को हाथों से, पिता के हाथों से उस शोरूम का उद्घाटन कराया। अब पापा भी हैरान था कि आखिर ललित के पास इतना पैसा कहाँ आया। लेकिन ये घर में किसी को ललित नहीं बताए थे कि मैं किसी आत्मा से उधार मांगा हूँ, आत्मा से प्रेम करता हूँ, ये कोई बात नहीं बताया था। बस वो बताए थे कि मैंने लोन लिया है, दोस्तों से उधार लिया है, एक तरह से कर्जा है और कर्जा मैं चुकाऊंगा। पापा भी खुश थे कि चलो बेटा मेरा समझदार बन गया है, अब किसी चीज़ का कभी नहीं होगा। अब पापा भी अब मदद करने लगे उसके काम में कि बेटा मैं तुझे अब पहचान गया, तू बहुत मेहनती है और अपना जो भी पैसा है मैं तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन ललित कहने लगे पर नहीं पापा, आप अपना पैसा अपने पास संभाल कर रखिए, आपको पैसा को मैं टच नहीं करूँगा। जो मेरा काम है, मेरा काम स्टार्ट हो चुका है, आप तो जितना चाहिए आप मेरे से ले सकते हो। पापा मम्मी परिवार सबको खुश था, काम उनका अच्छा चलने लगा और अपना रात के टाइम उस लड़की के पास जरूर जाते थे। आखिरकार माँ बाप आप कहने लगे कि ललित अब तेरा शोरूम भी खुल गया, कमाने भी अच्छा लगा, तो अब तो शादी कर ले। लेकिन शादी के नाम पर भड़क जाती थी ललित। आप उस लड़की से प्यार तो कर रहे थे, आप कैसे कर लें भाई शादी, वो लड़की बुरा मान जाएगी, तब क्या होगा। लेकिन माँ बाप आसानी से ललित को छोड़ने वाले नहीं थे और कहते थे कि बेटा शादी तो करना ही पड़ेगा, ये तो हमारे ख़ानदान में ऐसा टाइम पर सबका शादी हुआ है, तो तुम्हारा क्यों नहीं होगा, अब तुम शादी जोग हो गए हो, इसके बाद वो टाइम तुम्हारा निकल जाएगा तो कौन शादी करेगा। पापा भी दबाव बनाने लगे। अब उनकी जो रिश्तेदार थे, बहनें वगैरह जो थी, वो भी ललित को अब प्रेशर बनाने लगी थी कि भैया शादी कर लो। माँ भी कहती थी बेटा शादी कर लो। और एक रात जब वो अपनी प्रेमिका से मिलने गए, तब उन्होंने कहा कि देखिए अब शादी का दबाव मेरे साथ में हो रहा है, मैं तो फंस चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ, हर तरफ से प्रेशर आ रहा है। तब वो लड़की कहने लगी तो कर लो ना, किसने रोका। तब ललित कहने लगी मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर हमारा आपका साथ रहे। वो लड़की हंसने लगी और कहने लगी कि हमारा साथ तो ज़िंदगी भर रहेगा, कौन रोका है, तुम शादी करो, अपने पत्नी के साथ सुखी रहो, वही तो मेरी खुशी है। इसके बाद लड़की ने मंजूरी दे दी। लेकिन ललित कह रहे थे कि आपको कोई जलन नहीं होगी,
जब मेरी पत्नी आ जाएगी तब वो लड़की कहने लगी, आत्मा लड़की, कि नहीं, मुझे क्यों जलन होगी, मुझे तो खुशी है कि तुम्हारा अब शादी हो जाएगा, तुम्हारा दुल्हन आ जाएगी, मुझे तो बहुत बड़ी खुशी होगी। अब ललित भी हैरान थे कि बाकी ये जलन इसको क्यों नहीं हो रहा। अब ललित एक तरह से लड़की पसंद कर लिया और कुछ महीनों के बाद में ललित की शादी भी हो गई, दुल्हन भी आ गई। इसके बाद सारा जो रात था, अब दुल्हन के नाम पर लड़की सुंदर थी, अब वो रूप जाल में फंस गए थे। और वो जो लड़की थी, आत्मा लड़की, उससे मिलने अब जाते नहीं थे। कभी हफ्तों में एक दिन चले जाते थे, लेकिन लड़की अब कोई नाराज़गी नहीं दिखाती थी। हाँ, जरूर कहती थी कि देखो ललित, मैं तुम्हारा हर रोज़ इंतज़ार करती हूँ, तुम अपनी पत्नी को जब सो जाए तो अब हमारे पास में आ जाया करो, रात तो हमारी है ना। अब ललित कहते कि मेरी पत्नी आसानी से सोती नहीं, अपना वो दुख दर्द बताने लगे, क्योंकि हम रात भर जगे रहते हैं, तो कैसे आ जाऊँ। ललित अपना जो सच्चाई था वो बता दिए। अब धीरे धीरे वो जो लड़की थी, आत्मा लड़की, वाकई में अब ललित से कटने लगी। कभी कभी तो ललित जाते थे ना, तो उस जगह पर मिलती भी नहीं थी। महीना 1.5 महीना गुजर गया था। ललित जब उस जगह पर गए जहाँ पर लड़की मिलती थी ना, रात को 2 बजे के आसपास में अपनी बाइक लेकर के उस जगह पर गए ना, तो लड़की थी नहीं। सारी रात इंतज़ार किए, लेकिन लड़की नहीं आई। इसके बाद वो टाइम निकाल करके उस जगह पर पहुँचते, लड़की नहीं आती थी। मतलब वो लड़की या तो नाराज़ हो गई है या रुठ गई है। इसके बाद में उनका जो शोरूम का जो काम था एक तरह से ठप होने लगा। जो कारोबार उनका चल रहा था ना, एकदम बर्बाद होने लगा। कभी किसी चीज़ में नुकसान, कभी किसी चीज़ में नुकसान। अब करते करते 2 महीने के अंदर में काफ़ी नुकसान हो चुका था, उनका लाखों का नुकसान हो चुका था। अब एक तरह से ललित का दिमाग बिल्कुल गर्म रहने लगा, अपने पत्नी से भी झगड़ा करने लगे। माँ भी बोलती तो माँ से भी झगड़ने लगते, पिता की बात में नहीं सुनते थे। मतलब एक तरह से उनका माइंड डिस्टर्ब हो चुका था। जो उनकी शोरूम में घाटा हो रहा था, कैसे हो रहा था, खुद समझ में नहीं आ रहा था। और कभी कभी टाइम निकाल के उस जगह पर जाते थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है। और आखिरकार जब बर्बाद हो गए पूरे के पूरे एक तरह से, तब उनका दिमाग अब एक तरह से पागल की तरह हो गया था। रात रात भर अपने घर छोड़ करके अब जंगल में उस लड़की को पीछे ढूंढते रहते थे, लेकिन वो लड़की मिल नहीं रही थी। जिस जगह पर मिलने की आशा होती थी वो जाते थे। अब वो शोरूम जो था ना, अब ललित के पिता ने अपने हाथ में संभाल लिया। आप ललित को इलाज भी कराने लगे कि लड़का मेरा कहीं पागल तो नहीं हो गया। सब कुछ बर्बाद कर दिया, चलता हुआ शोरूम को एकदम कबाड़ बना दिया। इसके बाद कंट्रोल ललित के पिता के हाथ में आ गया था और फिर जो कमी जो थी उसको पूरा करने लगे, कैसे भी करके, और उस शोरूम को जिंदा कर दिया था। लेकिन जो पहले चला था ना, उतना शोरूम नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी रिकवरी हो रही थी। और उधर जो ललित थे ना, एकदम दीवाना बन चुके थे। ना तो अपनी पत्नी के सुनते थे, ना अपनी माँ को, ना अपने पिता को। अब दिन भर घर में रहते और रात होते ही बिना बाइक के ही पैदल निकल जाते थे। कहीं जाकर के कभी सूखे कुएं के पास पहुँच के पानी के तालाब पर, और कई बार तो उनके पिता भी उनका पीछा किए थे कि आखिर मेरा लड़का रात में जाता कहाँ है। लेकिन जहाँ जाते थे अकेले पाते थे ललित को। ललित बैठा रहता था, पिता उनको लेके आने की कोशिश करते। अब ललित पिता से झगड़ा कर लेते कि आप जाओ, आप जाओ, आपके साथ मुझे नहीं जाना, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। पिता समझ नहीं पाते थे। और उधर डॉक्टर भी उनका इलाज कर रहा था, लेकिन सारा टेस्ट सब कुछ हो गया, कुछ भी निकल के नहीं आ रहा था। आखिर ऐसा क्यों ललित के साथ में हुआ है। ललित ना अपनी पत्नी का कहना मानते। पत्नी बहुत सुंदर थी, शुरू शुरू में बहुत प्रेम हो गया था, लेकिन वही प्रेम अब नफरत में पैदा हो चुका था।
अब क्यों हुआ था कुछ ललित को समझ में नहीं आया था। वो दुनिया की नज़र में पागल थे, लेकिन वो अपने आप को पागल समझते नहीं थे। अकल थी उनमें और उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते थे कि आखिर ये सब कैसे हुआ और वो लड़की क्यों रूठ गई, क्यों मेरे सामने नहीं आ रही। उस लड़की को अब तलाश करना चाहते थे, मिलना चाहते थे। और इसके बाद एक रात लड़की उनको उसी जगह पर मिल गई जहाँ पर वो हमेशा मिला करते थे। लड़की को देखकर दौड़े, बाहों में भरना चाहा, लेकिन लड़की नाराज थी। कहने लगी मेरे से दूरी रहना, और सुनो मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि जो तुमने पैसा कर्ज लिया था उस कर्ज को लौटाने का टाइम आ चुका है। अब मैं तुम्हें 10 दिन के टाइम देती हूँ और वो सारा पैसा मुझे चाहिए। अगर तुम वक्त पर पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को तहस नहस कर दूंगी। क्रोधित थी, गुस्से में थी। अब ललित पूरा बेचैन हो उठे। कहने लगे कि आप गुस्सा मत हो जाइए, आपके कहने पर मैंने शादी किया, सब कुछ आपसे पूछा था, आपने जब बोला हाँ तब हमने शादी किया। लड़की कहने लगी मुझे आपकी शादी से कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, जितना दिन आपके साथ रही मैं ठीक रही। अब मेरा आपका बीच में कोई संबंध नहीं है, सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। आप कृपा करके वो पैसे जो मैंने आपको कर्ज दिए हैं और वो पैसा लौटा दीजिए, और नहीं तो मैं सारे परिवार को तहस नहस कर दूंगी। वो गुस्से में आग बबूला हो रही थी। आज एक वक्त दिया कि इस वक्त को आप सारा पैसा लेकर के मेरे पास पहुंच जाना, और नहीं तो उसी रात सुबह से आपके परिवार में सब कुछ अजीबोगरीब घटने लगेगा। ललित सब कुछ समझ चुके थे। अब डर उनके शरीर में आ चुका था। पागल तो थे नहीं, लेकिन दुनिया उनको पागल जरूर समझती थी। अपने घर आए, बड़े उदास थे, सोच रहे थे बैठे हुए अपने पत्नी के सामने में। पत्नी से बातचीत भी नहीं करते थे, लेकिन उस दिन जब पत्नी ने उनको देखा ना तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो मेरा पति मुझसे नफरत करता था, गुस्से में देखता था, आज उदास क्यों बैठा हुआ है, क्या सोच रहा है। डरते डरते उनकी जो पत्नी थी उनके पास में आई और बड़े आराम से पूछने लगी कि जी क्या सोच रहे हैं आप, तबीयत आपकी ठीक है ना पहले से। तब ललित अपने पत्नी को अब पकड़ कर रोने लगे। सारा दुख दर्द तो पत्नी बिल्कुल हैरान रह गई कि आखिर मेरे पति बोल क्या रहे हैं। वो दोबारा से पूछने लगी कि आप बहकी बहकी क्यों बात कर रहे हैं, आपकी तबीयत सही सही है ना। वो अपने पत्नी को समझ रही थी कि अभी भी इनका दिमाग खराब है, बहकी बहकी बात कर रहे हैं। लेकिन ललित उसके सर पर हाथ रख के कसम खाने लगे कि तुम्हारी नज़र में मैं पागल हूँ, मैं अपने परिवार की नज़र में पागल हूँ, मैं लोगों की नज़र में पागल हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं बिल्कुल सही हूँ। अब फिर सारा राज अपनी पत्नी के आगे खोल दिया कि देखो मैं कैसे कैसे पापड़ बेला हूँ, क्या क्या किया हूँ इस शोरूम खोलने के लिए। जब पत्नी ने सच्चाई सुनी ना तो लगा कि उस घर में अब रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगा। पत्नी रोने लगी चिल्ला चिल्ला करके कि क्या हुआ, ये क्या हुआ। आवाज़ सुन करके अब ललित के माँ, पिता और भी घर के सदस्य आए। सब पूछने लगे बहू क्या हो गया, क्यों तू रो रही है। और तब पत्नी अब सारा राज खोल दिया कि ऐसे ऐसे बाबूजी ललित ने किए हैं, ये बीमारी का राज इनका ये है, इसी वजह से ये पागलपन किए जा रहे थे। बाबूजी हम लोग के पास में टाइम कम है, इतना पैसा अगर हम उस आत्मा को, उस परी को नहीं देंगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। उसने धमकी दे रखी है। जब सब सुना तो परिवार के लोग सारे हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये साइंस के ज़माने की बात है और आज के टाइम में भूत प्रेत आत्मा वाली बात ये समझ में नहीं आ रहा था। ललित से पूछताछ हुई, ललित जो भी सच्चाई था सब बताने लगे कि बाबूजी बात सही है, अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं अपने दोस्त के कहने पर ये सब किया था।
अगर आपने मुझे पैसा देने का वादा कर देते ना तो मैं ये काम नहीं करता। इसमें गलती भी आपकी है। इसके बाद सब लोग सहम से गए थे, अब क्या किया जाए। लेकिन ललित के पिता ने हौसला दिया कि बेटा घबराओ मत, कितना पैसा है। ललित ने बताया कि पिताजी इतने लाख रुपए हैं, इतने उसको देने हैं फलाने तारीख को, जबकि बिल्कुल पास में है। पिता ने बोला कि ठीक बेटा, हम पैसे देंगे, तू चिंता मत कर, लेकिन एक वादा कर कि आज के बाद, पैसा देने के बाद उस आत्मा लड़की से तू कभी भी नहीं मिलेगा। ललित बोले हाँ पिताजी, मैं कसम खा के कहता हूँ, आपकी कसम, माँ की कसम। और पिताजी मान गए। इसके बाद अपना जमा पूंजी जो भी था और जो रिटायरमेंट से पैसा आया था, सब पैसा ललित को दिया गया, सूटकेस में भर करके, जैसा पहले लेके आए थे। और इसके बाद में वो पैसा लेकर के अकेले ही उस जगह पर गए जहाँ पर लड़की ने रात को बुलाया था। और जब वहाँ पहुँचे ना तो लड़की नहीं थी। उस जगह पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। और ललित के पिता ललित से कह रहे थे कि बेटा मैं भी चलूँ, लेकिन ललित ने मना कर दिया, नहीं बाबूजी, आप जाओगे तो काम खराब हो जाएगा। और ललित उस जगह पर आ कर के इंतज़ार करने लगे कि कब लड़की आएगी, कब लड़की आएगी। वो सूटकेस एक जगह रख कर के इधर उधर टहल रहे थे। और जब काफ़ी समय बीत गया, लड़की का आता पता नहीं। और तब वो जब घूमे सूटकेस की तरफ तो सूटकेस उस जगह से गायब हो चुका था ही नहीं उस जगह पर। इधर उधर देखने लगे कि कहीं कोई चोरी तो नहीं कर गया, कोई हाथ साफ तो नहीं कर गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना लड़की आई, ना सूटकेस मिला। लेकिन मन उनका बेचैन था कि ये सब कैसे हो गया, कौन ले गया। इसके बाद जब सुबह हो गई, पूरा अब हर जगह वो सूटकेस के तलाश किए, नहीं मिला, तब वो घर लौटे थे। घर लौटने के बाद चिंता से डूबे हुए थे। पिता पूछने लगे कि ललित क्या हुआ, पैसे वापस कर दिए। तब उन्होंने पूरी कहानी बताई कि बाबूजी मुझसे बड़ी गलती हो गई, वो सूटकेस में ज़मीन पर रख कर के उस लड़की को ढूंढ रहा था इधर उधर, और उसके बाद मेरे ध्यान से वो सूटकेस अब हट चुका था। और जब मुझे ध्यान आया ना, तब मैं देखा तो सूटकेस वहाँ से गायब हो चुका था। पिताजी कहने लगे अरे इसमें घबरा क्या रहा है, वो सूटकेस जिस लड़की का था, जिस पैसा था, वो ले गई। अब तो ये तेरे सामने नहीं आना चाहती है, तूने तो अपना काम कर दिया ना। इसके बाद ललित को समझाने लगे, लेकिन ललित को एक तरह से सदमा लगा हुआ था कि कहीं गलत हाथ में वो सूटकेस तो नहीं पहुंच गया, कोई चोरी चकारी तो नहीं कर गया। पिता, माता, भाई, बहन जो भी थे, सब उनको समझा रहे थे कि ललित अब शांत हो जाओ, डरने की आवश्यकता नहीं है, जिसका पैसा था वो लेके जा चुकी है। और यही हुआ। हाँ, महीने दिन जरूर टेंशन में रहा पूरा परिवार। वो सदमा ललित बर्दाश्त कर गए थे। अब परिवार वाले उनके साथ में थे, पत्नी थी, सब कोई उनको ख्याल रखता था। अब पिता उनको शोरूम में लेके जाने लगे, बैठने लगे। टाइम जरूर लगा था उनको अब सब कुछ सोचने में, समझने में। और पिता कहते थे कि बेटा कभी उस लड़की के बारे में सपने में भी मत सोचना, और वो परी ना होकर के कोई ऐसी आत्मा थी, भटकती हुई आत्मा थी। लेकिन जानते थे ललित, अब उस लड़की ने उनको प्यार भी किया था, अब पूरा मदद भी किया था। आखिर ऐसा कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से वो लड़की नाराज़ हो गई और उनका परिवार को तबाह करने के लिए धमकी देने लगी। आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी थी। पैसा अब तो जा चुका था, लड़की लेके जा चुकी थी, लेकिन संदेह ललित के मन में काफ़ी दिन तक रहा कि आखिर पैसा गलत हाथों में तो नहीं गया। लेकिन अब सब कुछ उनका सेट हुआ पड़ा है, जो उनका बनाया हुआ शोरूम मज़े से चल रहा है। पिता भी बैठते हैं और उनका और भी परिवार बैठता है। ललित अब थोड़ा बहुत उसमें अपना समय देने लगे। और इसके बाद ललित को इस घटना में एक तरह से भूलने में वक्त लगा, साल तो साल रहा। और पत्नी उनका हमेशा साथ देती रही, समझाती रही कि इस घटना को आप भूल जाइए।
लेकिन ललित के दिमाग में उस लड़की का रूप छाया हुआ था। और कभी कभी तो रात में उठ जाते थे। पत्नी उनकी सोई रहती थी और जैसे नींद में उठ करके दरवाज़ा खोलते और तभी उनकी पत्नी जाग जाती और फिर उनको बुलाती, कहाँ जा रहे थे। ललित को कई बार याद नहीं रहता था। ऐसा उनके साथ में अब सालों तक चलता रहा था। लेकिन धीरे धीरे अब उनके पिता थे, अब तंत्र मंत्र से उनको सही कराने लगे, तांत्रिक के पास जाने लगे और तब जाके वो पूरी तरह से ललित स्वस्थ हुए थे। लेकिन वक्त बहुत लगा था। और इसके बाद ललित अपने परिवार, अपनी पत्नी के साथ राजी खुशी से हैं। अब उनका 2 बच्चे भी हो चुके हैं। तो ये कहानी थी ललित की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरी व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक ऐसे ही बिल्कुल रोमांचक कहानी, घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।